नमस्कार, मैं ममता मिश्रा आज आपको कवि ऋतुराज द्वारा रचित कविता कन्यादान समझाऊंगी। सामाजिक विषमताओं का वर्णन करने वाले कवि ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। कन्यादान कन्यादान का शाब्दिक अर्थ होता है कन्या का दान, जो सुनने में सही नहीं लगता है, अनुचित लगता है, क्योंकि दान वस्तुओं का किया जाता है और कन्या माता पिता के लिए कोई वस्तु नहीं होती, बल्कि वह उनका अंश होती है, हृदय का टुकड़ा होती है। उसका संबंध उनकी भावनाओं से जुड़ा होता है, जो जीवन भर रहता है। तो कन्यादान विवाह के समय निभाई जाने वाली एक रीति होती है, एक रस्म होती है, जिसमें कन्या के माता पिता कन्या का हाथ वर के हाथ में देते हैं। तो इस कविता में माँ विवाह के समय अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। परंपरागत तरीके से मतलब है कि उसे अपनी अपनी ससुराल में उसे किस तरह से रहना है। कोई कुछ कहे तो सुन लो, जवाब मत दो, सबका मान सम्मान करो, रीति रिवाजों को निभाओ, नियमों का पालन करो। तो कवि का मानना है कि समाज के लोगों द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वे वास्तव में आदर्श न होकर स्त्री जीवन के लिए बंधन होते हैं, जिससे पुरुष वर्ग स्त्रियों को अपने नियंत्रण में रख सके। स्त्री को कोमल कहकर, नाजुक कहकर उसकी कमजोरी बताई जाती है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। बेटी माँ के सबसे निकट होती है, उसके सुख दुख की साथी होती है, और जब विवाह के बाद वह भी अपने ससुराल चली जाएगी तो माँ किससे अपने मन की बात कहेगी, किससे अपना दुख बांटेगी? उसके पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में सिर्फ भावुकता ही नहीं है, बल्कि माँ ने अपने आसपास के माहौल से समाज में जो कुछ घटित हो रहा है उसे देखा है, सुना है, और उन्हीं अनुभवों के आधार पर अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। इस छोटी सी कविता में स्त्रियों के प्रति गहरी संवेदनशीलता को व्यक्त किया गया है। तो देखते हैं कविता। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रामाणिक, वास्तविक, सच्चा। पूंजी पूंजी होती है संचित, जो धन होता है उसको पूंजी कहा जाता है। और कन्यादान विवाह की एक रीति होती है, जो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है। जब उसने अपनी बेटी का हाथ लड़के के हाथ में दिया और यह रस्म संपन्न हुई, तो उस समय उसके हृदय में जो दुख था वह वास्तविक था, सच्चा था। जिस संतान को उसने पाल पोस कर बड़ा किया हो, उसे किसी और को सौंपने में बहुत पीड़ा होती है, और इस पीड़ा को वही स्त्री अच्छी तरह समझ सकती है जिसने कन्यादान किया हो। उस समय उसे ऐसा लगता है जैसे अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। किससे कहेगी वह अपने मन की बात, किससे बांटेगी अपना दुख? उसे ऐसा लगता है जैसे वह अपने जीवन की अंतिम पूंजी को किसी और को सौंप रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। सयानी समझदार, आभास का अर्थ होता है हल्की सी समझ, बांचना पढ़ना, समझ आना। तो यहाँ पर बताया गया है कि लड़की अभी सयानी नहीं हुई थी। कहने का मतलब यह है कि वह बड़ी तो हो गई थी, लेकिन वह पूरी तरह से समझदार नहीं हुई थी। उसे दुनियादारी की समझ नहीं थी। अभी वह भोली और सरल स्वभाव वाली थी। वह इतनी भोली थी कि उसे सुख का आभास तो था, क्योंकि उसने अपने घर में सुख ही देखा था, अपने मायके में उसने खुशियां ही देखी थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दुख का सामना कैसे करेगी। इसका उसे बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पाठिका पढ़ने वाली, धुंधला अस्पष्ट, साफ दिखाई नहीं न देना, और लयबद्ध लय में बंधी। तो यहाँ पर कहा गया है कि धुंधला प्रकाश क्या होता है। धुंधले प्रकाश में कोई भी चीज़ स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा ही लगा सकते हैं।
यानी उसके लिए बाहरी दुनिया किसी धुंधली तस्वीर की तरह थी। उसके मन में वैवाहिक जीवन के सुखों की एक अस्पष्ट तस्वीर तो थी, एक काल्पनिक सुख तो था, लेकिन उससे जुड़े दुखों और समस्याओं का उसे ज्ञान नहीं था। उसके लिए आने वाला जीवन धुंधले प्रकाश में पढ़ी जाने वाली कविता के समान था, जिसमें तुक और लय में बंधी पंक्तियों को वह पढ़ पा रही थी। काव्य के गंभीर भावों को समझने में असमर्थ थी, अतः वह ससुराल में सहज सुखी कल्पना ही कर रही थी, परंतु कठिनाइयों से वह अपरिचित थी। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना प्रसन्न होना, मुग्ध होना। इन पंक्तियों में माँ बेटी को विदा करते समय अपने अनुभवों के आधार पर सीखें दे रही है। माँ कहती है कि पानी में अपनी सुंदरता को देखकर मुग्ध मत होना, घमंड मत करना, इतराना मत, क्योंकि यह सुंदरता अस्थायी है, आज है कल नहीं होगी, इसलिए इस पर रीझना मत। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ बेटी को दूसरी सीख देते हुए कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, स्वयं को जलाने के लिए नहीं, क्योंकि उसने समाज में देखा है कि किस तरह से दहेज लोभी जो होते हैं वो किस तरह से बहुओं को परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, और किस तरह से वह जलने के लिए, आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो जाती हैं। तो वह बेटी को सावधान करते हुए कह रही है कि अगर तुम्हारे पर अत्याचार हो, कोई दुखी करे, परेशान करे, तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना, चुप मत रहना, अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो माँ अपनी बेटी को तीसरी सीख देते हुए कह रही है कि ये जो वस्त्र और आभूषण हैं, गहने हैं, ये नारी जीवन के लिए बंधन है। इनके भ्रम में मत पड़ना, अपने अस्तित्व को भूलना मत। जिस प्रकार प्रशंसात्मक शब्दों से लोग भ्रमित कर देते हैं, उसी प्रकार सुंदर वस्त्र और आभूषण भी भ्रमित करते हैं, इसलिए इनके लोभ में मत पड़ना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ आखिरी सीख देते हुए कहती है कि तुम लड़की हो, लड़की बनकर रहना, और लड़की के जो स्वाभाविक गुण होते हैं, कोमलता, सरलता, निस्वार्थता, धैर्य आदि, ये सब बनाए रखना, परंतु लड़की होने के कारण लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात दुर्बल पराश्रित मत रहना, सहनशीलता के साथ स्वाभिमान से रहना, अन्याय अत्याचार का विरोध करना, ताकि कोई तुम्हारा शोषण उत्पीड़न न कर सके, गलत फायदा न उठा सके। इस प्रकार इस कविता में कवि ने स्त्रियों को जागरूक करके उन्हें अपनी क्षमता, अपने गुणों व व्यक्तित्व से परिचित कराने का संदेश दिया है, ताकि वह भी आनंदपूर्वक जीवन जी सके, समाज में होने वाले अन्याय व अत्याचार का विरोध कर सके, उससे स्वयं को बचा सके। तो उम्मीद करती हूँ यह कविता आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।